Hello and welcome guys. My name is Sanjay. I'm a PPT third year student from गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फिजियो मेडिकल में स्वागत है। तो चलिए गाइज, डेली की तरह मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आया हूं जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। यह डायबिटीज़ मेलाइटस हमारे जनरल मेडिसिन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट फ्रीक्वेंट ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो आज मैं आप सभी को एक इसका नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक बार यहाँ से जरूर पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस को हम पढ़ने से पहले उसका कंटेंट तैयार करते हैं गाइस कि क्या डायबिटीज़ मेलाइटस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? तो डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड है टाइप्स, साइन एंड सिम्टम, ठीक, कॉम्प्लिकेशंस एंड पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इतना सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज, ठीक, इन विच देयर आर द हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो जो अपना डायबिटीज़ मेलाइटस है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज है। इसमें मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिक डिसीज है, बीमारी है, ठीक है ना। इन विच देयर आर द हाई ब्लड शुगर लेवल होती है ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड। तो इसमें क्या होती है, जो जो ब्लड शुगर लेवल होती है गाइस, जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होती है वो नॉर्मल लेवल से अधिक होता है ओवरऑल प्रोलॉन्ग पीरियड। पूरे दिन में वो सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आया? तो पूरे दिन में सबसे ज़्यादा शुगर लेवल हाई रहता है और ये एक मेटाबॉलिक डिसीज होता है। कौन? डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक, डायबिटीज़ इज ड्यू टू द आइदर द पेंक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन। जो डायबिटीज़ होता है हो सकता है, फर्स्ट कारण हो सकता है इसका कि अगर डायबिटीज़ किसी पर्सन को हो तो वो हो सकता है कि पेंक्रियाज जो है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को नहीं बना रहा है। एक कारण ये हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है? इन अ सेल ऑफ द बॉडी नॉट रिस्पॉन्स प्रॉपरली टू दी इंसुलिन। सेकंड ये हो सकता है कि इंसुलिन तो बन रहा है प्रॉपर मात्रा में, लेकिन जो हमारा सेल है, सेल जो इंसुलिन को इंटेक करता है, जिसके कारण है ना ग्लूट4 रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करता है, फिर इंसुलिन अंदर जाता है, फिर वो ग्लूकोज को भी अंदर लेके जाता है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो सेल जो होते हैं रिस्पॉन्स करना, प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जिसके कारण ग्लूकोज का इंटेक कम हो गया हो। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना, जो इंसुलिन है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है सेल, जिसके कारण ग्लूकोज का इंटेक कम हो गया। ये सेकंड कारण हो सकता है। लेकिन इंसुलिन का प्रोडक्शन मेंटेन है, लेकिन इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कौन? सेल। ये सेकंड कारण हो सकता है। तो समझ में आएगा, इस इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप्स ऑफ डीएम। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीएम की बात करें तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस होते हैं। ठीक है ना। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स। तो चलिए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, द मेनली 3 टाइप की डायबिटीज मेलाइटस होते हैं। फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एंड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है गाइस? सडन होता है, अचानक होता है ये, ठीक है ना। और ये इसमें क्या होता है? पेंक्रियास नॉट इनफ टू प्रॉपरली इंसुलिन जो प्रोड्यूस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? पेंक्रियाज नॉट इनफ टू प्रोड्यूसिंग प्रॉपरली इंसुलिन। ठीक है, तो पेंक्रियाज क्या होती है? इनफ नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जितना हमारा शरीर का रिक्वायरमेंट होती है। वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो गया। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? ये जो होती है ग्रेजुअल होता है गाइस, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है धीरे 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 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की तरफ इंसान बढ़ते जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? बिगिंस विद द इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय द सेल। इसमें क्या होती है? जैसे फैट जमा हो गया, कुछ और अन्य कारण हो गया, ठीक है, जैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके कारण क्या होता है? सेल जो होती है इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, ठीक है, जिसके कारण वो इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और इंसुलिन का अपटेक कम हो जाता है। इंसुलिन का अपटेक कम होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज जो होते ब्लड में होते हैं वो शरीर के अंदर सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे। समझ में आया ना। तो सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे तो बाहर में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा के रखते हैं। तो ये सेकंड कारण ये हो सकता है कि इसके कारण डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है। तीसरा कारण क्या है? कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस ये ओनली अकरिंग ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनमें हमें गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये हो गया गाइस, मेनली 3 फॉर्म होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या है? ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या है? ये क्या है? रिजल्ट फ्रॉम द पेंक्रियास फेलियर टू प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन। इसमें क्या होता है? जो पेंक्रियास जो होती है फेल हो जाती है। पेंक्रियास में क्या होता है? सेल्स पाए जाते हैं, बीटा सेल्स आते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, ठीक है ना। तो बीटा सेल्स किसको प्रोड्यूस करता है गाइज? बीटा सेल प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को और अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करती है ग्लूकागॉन को, ठीक है ना। तो और इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है।
ठीक है ना। ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाता है और ग्लाइकोजन में चेंज करता है, यानी जो ब्लड में शुगर लेवल होती है उसको कम करके शरीर के अंदर सेल के अंदर लेके जाकर उसको ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं, यानी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये जो इस कंडीशन में और जो ग्लूकागॉन क्या करता है गाइस, ग्लूकागॉन क्या करता है, शरीर के अंदर से ग्लाइकोजन को तोड़कर ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। वो समझ में आया ना। तो ग्लूकोज, अब देखिए जो इंसुलिन जो होगा अगर वो प्रॉपर मात्रा में पेंक्रियास प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इंसुलिन जो होती है इंसुलिन नहीं बनेगा, प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ जाएगा। क्योंकि ब्लड जो होती है, ब्लड में जो क्या होता है शुगर होता है, वो शुगर का अपटेक बहुत कम हो जाएगा। अब जब शुगर का अपटेक कम हो जाएगा तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या फिर जुवेनाइल डायबिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना गाइस कि इसमें क्या हो, ये क्या है, इज आल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। जुवेनाइल स्टेज में होता है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि जुवेनाइल स्टेज में कौन सा डायबिटीज मेलाइटस होता है, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। हाँ ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा डायबिटीज मेलाइटस है वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, वो अन्य कारण पर नहीं है। इंसुलिन का जो क्वांटिटी है वो कम प्रोड्यूस हो रही है या फिर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है पेंक्रियास। ठीक है ना, इसके कारण टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका इंसुलिन थेरेपी ही इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है। समझ में आएगा गाइस। ठीक, इट अकर्स सडन। ठीक है, ये जो होते हैं सडन होता है, अचानक होता है, इसमें टाइम नहीं लेते। ठीक है ना, अचानक होता है क्योंकि पेंक्रियास फेल हो गया। ठीक है ना, पेंक्रियास का जो बीटा ग्लोबुलर सेल होती है वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या होगा, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी बॉडी में। समझ में आता है, सडन होगा, ये अचानक होगा। कॉज की बात करें, कॉज अननोन है, क्योंकि जो पेंक्रियास होती है ड्यू टू द बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण हो सकता है कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर दे। ठीक, तो कॉज जो होता है अभी अननोन है। ठीक, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की बात करें गाइस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, अकरिंग ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय द सेल नॉट रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन प्रॉपरली। देखिए क्या होता है, ये कब होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जब इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है कौन, सेल। ठीक है ना, जैसे सेल है गाइस, सेल जो होती है, इंसुलिन जो होती है सेल के पास होती है ग्लूटाथोन रिसेप्टर, उस ग्लूटाथोन रिसेप्टर में जाकर जुड़ता है। ठीक है, जब वो ग्लूटाथोन रिसेप्टर में जाकर जुड़ता है तभी जाकर जो ग्लूकोज जो बाहर में घूम रहा होता है, ब्लड में घूम रहा होता है वो सेल के अंदर जाता है गाइस। समझ में ना। तो इसमें क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में अगर इंसुलिन के प्रति जो सेल होगा रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा तो जो बाहर जो ब्लड में शुगर है वो सेल के अंदर घुस पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो खुद ग्लूटाथोन रिसेप्टर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। ग्लूटाथोन रिसेप्टर इंसुलिन को के साथ कंबाइन ही नहीं कर पा रहा है। जब कंबाइन ही नहीं करेगा तो जो बाहर ब्लड में इंसुलिन जो शुगर घूम रहा है वो सेल के अंदर जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो यही कारण है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में जो सेल रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, जिसके कारण इंसुलिन ग्लूटाथोन रिसेप्टर से जाकर जुड़ नहीं पाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। वो शरीर के अंदर की सेल के अंदर घुस नहीं पाता। ठीक है ना, सेल के अंदर घुस नहीं पाता लेकिन वो ब्लड में रहता है, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। समझ में आएगा गाइस। अब देखिए, अब आते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि दिस इज आल्सो कॉल्ड ठीक, दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। ठीक है, इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। क्यों नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस है, क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है गाइस, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, सेल में प्रॉब्लम है। सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, सेल उसको प्रॉपरली उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इंसुलिन के प्रति, इसके कारण ग्लूकोज का इंटेक कम हो गया है। समझ में आया ना। तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या फिर एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। समझ में आएगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज की बात करें, लास्ट है अपना गेस्टेशनल डायबिटीज। ये क्या होती है, दिस इज द थर्ड मेन फॉर्म ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, थर्ड मेन फॉर्म ऑफ डायबिटीज मेलाइटस होती है, ओनली अकर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विदाउट एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज। ये कब आपको देखने को मिलेगा, ये हमें प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के समय देखने को मिलता है, विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। ठीक है, पेशेंट को पहले डायबिटीज रहे या ना रहे, लेकिन हमें गेस्टेशनल पीरियड में यानी प्रेगनेंसी के पीरियड में आपको टाइप 3 जो डायबिटीज मेलाइटस है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं।
अब आते हैं गाइज अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह, जिसका क्या नाम है, साइन एंड सिम्टम। समझ में आना, साइन एंड सिम्टम, क्योंकि ये साइन एंड सिम्टम से ही पता लगाते हैं कि पर्सन को डायबिटीज़ है या नहीं, ठीक है ना। तो साइन एंड सिम्टम की क्या क्या बात है, तो साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम में होता है, सबसे पहले होता है वेट लॉस, ठीक ना। वो जो बंदा होता है जो अगर डायबिटीज़ मेलाइटस से इन्फेक्टेड है पर्सन है, डिसीज से इन्फेक्टेड पर्सन है, वो क्या होगा, उसका वेट लॉस होगा, फ्रिक्वेंटली वेट लॉस होता है। क्यों वेट लॉस होता है गाइज, क्योंकि जो ग्लूकोज का अपटेक तो हो ही नहीं रहा है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन, जो हम खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज में टूटेगा, समझ में ना, ग्लूकोज के रूप में पच के हमारे शरीर में अंदर में ब्लड में घूमता है, और ब्लड जो होती है शरीर के हर कोशिकाओं में उस ग्लूकोज को लेकर जाने का काम करता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस में या तो इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा है, या तो इंसुलिन पैदा हो रहा है तो सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो ब्लड में खाना तो पच रहा है, ठीक है, खाना तो पच रहा है, ग्लूकोज में टूट तो रहा है, लेकिन सेल के अंदर वो इनटेक नहीं हो पा रहा, ठीक है, सेल उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। जब सेल उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो क्या होता है गाइस, तो कहीं ना कहीं तो सेल को एटीपी चाहिए। तो सेल क्या काम करता है, सेल जो होती है अपने शरीर के अंदर जो फैट जमा रहता है, ठीक है ना, जो ग्लाइकोजन जमा रहती है उसको तोड़ने लगता है, जिसके कारण हमें वेट लॉस देखने को मिलता है। समझ में आएगा, जिसके कारण क्या होता है, वेट लॉस होता है। दूसरा देखेंगे पॉलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं वो बार बार यूरिनेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि बार बार प्यास लगती है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है ना। और ज़्यादा प्यास लगेगी तो उसका यूरिनेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ज़्यादा जल्दी से उसको पानी को जल्दी फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको बाहर निकालेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पानी पियेंगे उतना ज़्यादा तो यूरिनेशन होगा ना गाइज। तो आपको पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलता है डायबिटीज मेलाइटस में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। पॉलीडिप्सिया होता है, पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार प्यास लगना, देखिए इंक्रीज थ्रस्ट, ठीक है, बार बार प्यास लगेगा, ठीक है। पॉलीफेजिया होते हैं, इंक्रीज हंगर, ठीक है। देखिए जो हम खाना खा रहे हैं वो तो लग ही नहीं रहा है, वो तो शरीर के अंदर ग्लूकोज तो सेल के अंदर जा ही नहीं रहा है, तो बार बार हमें फ्रिक्वेंट भूख लगती है, ठीक है ना, फ्रिक्वेंट इंक्रीज हंगर होती है, बार बार भूख लगती है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो तो शरीर में लग ही नहीं रहा ना। समझ में आ रहा है ना, शरीर के अंदर जो कुछ बचा हुआ है, जैसे ग्लाइकोजन बचा हुआ है, जो फैट बचा हुआ है, उसी के भरोसे वो जी रहा है बंदा। समझ में आया। तो ये साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। और अदर साइन सिम्टम की बात करें कि सम अदर साइन एंड सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, तो क्या क्या होता है, सबसे पहले है ब्लरी हेयर, जैसे ब्राउन हेयर नहीं होता गाइज, तो जैसे जो कलरफुल हेयर होते हैं, वैसे आपको अगर कोई बंदा है जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते, ठीक है, उसमें ब्लरी हेयर देखने को मिलता है, तो समझ लीजिए कि वो एक सिम्टम है किसका, डायबिटीज मेलाइटस का। दूसरा हेडेक होता है, फटीग होता है, ऐसे बंदे जो होते हैं फटीग हो जाते हैं। फटीग क्यों हो जाएंगे गाइस, क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा तो ठीक है, तो मसल फटीग होगा कि नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो आदमी जल्दी फटीग हो जाएगा, मसल जल्दी फटीग हो जाएगा, सही है। स्लो हीलिंग ऑफ कट होता है, ठीक है ना, इसमें जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें स्लो हीलिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है ना। यदि कट लग गया, चोट लग गया तो स्लो हीलिंग प्रोसेस होती है, ठीक। विजन चेंजेस हो जाता है, ठीक है ना, विजन चेंजेस हो जाता है, और विजन चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इची स्किन होता है, ठीक है ना, इची स्किन हो जाता है। समझ में आया गाइस। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम हमको डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। ऑल फॉर्म ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इंक्रीज द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। जितने भी प्रकार के डायबिटीज मेलाइटस है वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट मेजर कॉम्प्लिकेशन की बात करें, डैमेज टू द ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। ये क्या काम करते हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, जिसके कारण कार्डियोवास्कुलर डिसीज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होता है, ठीक है ना। 75% ऑफ डेथ इन डायबिटीज मेलाइटस आर ड्यू टू द कोरोनरी हार्ट डिसीज। देखिए डैमेज टू द ब्लड वेसल को डैमेज करने का काम करता है। मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये डायबिटीज मेलाइटस का ब्लड वेसल को डैमेज करना। अब ब्लड वेसल को डैमेज करेगा तो क्या क्या डैमेज होगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होगी, ठीक है, उसके कारण। और 70% ऑफ द डेथ ऑफ डायबिटीज मेलाइटस आर ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण होता है। समझ में आएगा इस। अब देखिए प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस ड्यू टू द डैमेज ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स
ठीक। प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस का ये क्या काम करती है, ये काम करती है डैमेज द स्मॉल ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, आई को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, नर्व को डैमेज करता है, ठीक है ना। आई में क्या करता है वो, आई में क्या करता है डायबिटिक रेटिनोपैथी कराती है, ठीक है ना। डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है जिसके कारण विजन में प्रॉब्लम होती है। किडनी में क्या होता है डायबिटिक नेप्रोपैथी होता है, ठीक है ना। नर्व्स में की बात करें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, ठीक है ना। और डायबिटिक रिलेटेड फूड प्रॉब्लम होती है जिसे हम डायबिटिक फूड कहते हैं। समझ में आएगा गाइस। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसे पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तो जो डायबिटीज मेलाइटस होती है वो ड्यू टू द सम इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर होता क्या होता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। इटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक। इटियोलॉजिकल फैक्टर ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कब होगा, अगर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन होगा, ठीक ना। उसमें जो पेंक्रियाज जो होती है वो पेंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती है उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक हो जाता है। उसके कारण ग्लूकोज का अपटेक भी कम हो जाता है। अगर ग्लूकोज का अपटेक होगा तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, किसमें, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा बाय दी डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दी इंसुलिन, तो इसमें क्या होगा, इसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा, डिक्रीज इंसुलिन यूटिलाइजेशन बाय द सेल, ठीक है ना। डिक्रीज इंसुलिन यूटिलाइजेशन बाय द सेल। उसके बाद डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल। अगर यूटिलाइजेशन नहीं होगा इंसुलिन का तो इंसुलिन का अपटेक भी कम हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, सॉरी ग्लूकोज का अपटेक कम हो जाएगा। डिक्रीज द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल। अगर ग्लूकोज का अपटेक कम होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आएगा गाइस। तो पैथोफिजियोलॉजी में ये लिखना है आपको। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है डायग्नोसिस, ठीक। डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस में हम क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं जो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में, हमको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको जानना जरूरी है, ठीक। सबसे पहले डायग्नोसिस की बात करेंगे, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट में क्या करते हैं गाइस, जो पर्सन होता है ना, रैंडम ब्लड सैंपल विल बी टेकन एट द रैंडमली टाइम, रैंडम टाइम किसी भी टाइम में ब्लड सैंपल लेना है। नो मैटर व्हेन यू लास्ट एट, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना टाइम खाना खाएं, ठीक है ना। अब ब्लड शुगर लेवल इज 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और हाइयर सजेस्टेड डायबिटीज, ठीक है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 200 मिलीग्राम है, ठीक है ना, यदि उस या फिर उससे अधिक है तो हम सजेस्ट करते हैं कि ये बंदा जो है वो डायबिटिक है। समझ में आना। ये होता है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस। फर्स्ट क्या होता है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे जिसे में क्या निकालते हैं कि रैंडमली हम ब्लड का सैंपल लेंगे, ठीक है। ब्लड सीरम में हमको वो देखेंगे, ग्लूकोज की क्वांटिटी देखेंगे कितना है। अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर उससे ज़्यादा है तो हम समझेंगे कि ये जो बंदा है वो डायबिटिक पेशेंट है। समझ में आया ना। अब आते हैं अपना सेकंड टॉपिक की तरह, सेकंड हम क्या टेस्ट करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। क्या करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट में क्या करते हैं गाइस, ठीक। इसमें क्या करते हैं, अब ब्लड सैंपल, फास्टिंग मतलब होता है खाना भूखे रहना, ठीक है ना। अब ब्लड सैंपल विल बी टेकन आफ्टर यू हैव नॉट एटेन एनीथिंग ऑफ द, ठीक है ना, एनीथिंग द नाइट बिफोर द फास्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम खाना नहीं खा रहे थे, ठीक है ना, हम भूखे रहते हैं। अब भूखे रहते हैं, अब फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो होती है लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज नॉर्मल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम खाना खाने नहीं देते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम तक, ठीक ना। ब्लड सैंपल लेते हैं बिना खाना खाए पर्सन को, जो खाना नहीं खाया रहता है उस पर्सन को हम वो लेते हैं, ब्लड शुगर लेवल लेते हैं। अगर फास्टिंग अब भूखे में अगर ब्लड शुगर लेवल की क्वांटिटी जो होती है अगर लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो हम समझते हैं वो नॉर्मल है, ठीक है ना। अब फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो होती है फ्रॉम 100 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो कंसीडर करते हैं कि प्री डायबिटिक है, ठीक है ना। इसको हम प्री डायबिटिक समझते हैं। यदि इफ इट्स 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और हायर ऑन टू सेपरेट टेस्ट यू हैव अ डायबिटिक, ठीक है। यदि हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होती है 126 से ऊपर है, इट इज 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और हायर, ठीक है ना, ऑन टू सेपरेट टेस्ट यू हैव सजेस्ट कि डायबिटिक है, जो बंदा है वो डायबिटिक पेशेंट है। समझ में आया ना गाइस। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे, ठीक है। अगर
अगर लेस देन 100 मिलीग्राम है तो हम समझेंगे नॉर्मल है, ठीक है ना। यदि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो होती है 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो हम समझते हैं कि प्री डायबिटिक है। अगर 125 से ऊपर हो गया 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया तो समझ जाइए वो क्या है, डायबिटिक पेशेंट है। समझ में आएगा गाइस? तो इसे ऐसे पता करते हैं। अब एक और टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या देखते हैं गाइस, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंट फॉर दिस टेस्ट यू फास्ट ओवरनाइट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, जो भी बंदा है जो डायबिटिक पेशेंट है उसको हम क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं, फास्ट रखवाते हैं, रात भर उसको कुछ खाने नहीं देते हैं। देन द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज द मेजर, ठीक है। उस टाइम पर हम फास्टिंग टाइम में हम उसको ब्लड शुगर लेवल लेते हैं, ठीक है। देन यू ड्रिंक अ शुगर लिक्विड, उसके बाद हम उसको पेशेंट के शुगर लिक्विड देते हैं उसको पीने के लिए, ठीक है। एंड द ब्लड शुगर लेवल आर द टेस्टेड, उसके बाद ब्लड शुगर लेवल को टेस्ट करते हैं रेगुलरिटी फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, ठीक है। और टेस्ट को हम लगातार नेक्स्ट 2 आवर तक करते रहते हैं, ठीक है गाइस। उसमें हमें एक लंबी लिस्ट तैयार होगी जिससे हमें पता चलेगा कि पहले जो फास्टिंग में ब्लड शुगर कितना था, उसके बाद उसको पीने के बाद 15 मिनट के बाद कितना हुआ, उसके बाद आधे घंटे के बाद क्या होगा, ठीक है। इससे पता क्या चलता है गाइस, इससे पता चलता है कि ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है कि नहीं। समझ, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यही टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ब्लड शुगर लेवल लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज नॉर्मल, ठीक है ना। अगर ब्लड शुगर जो होती है लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, तो हम समझते हैं नॉर्मल है, ठीक। फिर अगर रीडिंग मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आफ्टर 2 आवर्स मील टू हैव अ डायबिटीज, ठीक है। यदि बंदा खाना खाया, ठीक है, अब बंदा को हमने खाना दे दिया फिर शुगर का लिक्विड दे दिया, ठीक है ना, लिक्विड दे दिया उसको, उसने पी लिया। अगर उस पीने के बाद अगर उस बंदे का ब्लड शुगर लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो हम समझते हैं कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है, अगर हमारा रीडिंग इतना आ रहा है तो, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद लास्ट रीडिंग थे, रीडिंग बिटवीन द 140 टू 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मीन्स हम समझते हैं कि यू हैव अ डायबिटिक, ठीक, यू हैव अ डायबिटिक। समझ में आ रहा है गाइस? तो ऐसे चेक किया जाता है। अब आते हैं अपने लास्ट ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक है, कि हम जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या प्रिकॉशन देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा ट्रीटमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ द डायबिटीज़ की बात करें तो हमें ये सारे ट्रीटमेंट को फॉलो करना होता है। सबसे पहले अपने हेल्थी ईटिंग प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। हम हेल्दी खाना होगा, ठीक है गाइस, हेल्दी खाना होगा, हेल्दी ईटिंग, वन सेकंड गाइस, ठीक है। क्या होता है हेल्दी ईटिंग में कि फोकस योर डाइट ऑन मोर फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीन प्रोटीन्स एंड द होल ग्रेन्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें वेजिटेबल खाना है, फ्रूट्स खाना है, लीन प्रोटीन्स खाने, ठीक है, और वो होल ग्रेन्स खाने, ठीक है ना गाइज। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को हमें कम करना है, ठीक है। दिस आर फूड हैव अ हाई इन न्यूट्रिशन और फाइबर, लो इन फैट एंड कैलोरीज, ठीक है ना। ये जो फूड होते हैं जो प्रोटीन्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, ठीक है ना, फ्रूट्स हो गया और वेजिटेबल्स हो गए, इसमें क्या होते हैं, हाई रिच न्यूट्रिशन होगा, फाइबर होगा, लेकिन लो क्वांटिटी में इसमें फैट होता है और कैलोरीज होता है, ठीक है ना। तो अगर कैलोरीज की मात्रा कम होगी तो ग्लूकोज कम होगा, समझ में आएगा इस, और ग्लूकोज की मात्रा कम होगा तो हमारा शुगर मेंटेन रहेगा, ठीक। यू विल आल्सो कट डाउन सैचुरेटेड फैट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड स्वीट्स, ठीक है। हमें स्वीट्स भी नहीं खाना है, सैचुरेटेड फैट को भी हमें कम खानी, ठीक है ना। सैचुरेटेड फैट को भी हमें कम खानी है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड स्वीट्स को भी तो बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है ना, इस कंडीशन में, डायबिटिक पेशेंट की कंडीशन। ये हो गया हेल्थी ईटिंग, हमें अपना ईटिंग पैटर्न को चेंज करना होगा, ठीक। उसके बाद आते हैं फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में द पीपल हु हैव अ डायबिटिक फिजिकल एक्टिविटी लोअर योर ब्लड शुगर लेवल, ठीक है ना। कोई बंदा जो अगर डायबिटिक पेशेंट है उसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में जो होती है इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन हम फैट के कारण, मोटापा के कारण, ठीक है ना, फैट जमा होने के कारण जो सेल जो होती है जो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, ठीक है, टॉलरेंस पैदा कर चुका होता है किसके प्रति, इंसुलिन के प्रति। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे तो जो फैट होगा, जो डिपॉजिट हुआ होगा वो क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है ना। अगर फैट बर्न होगा तो धीरे धीरे वहाँ से वो रिमूव होगा और इंसुलिन वहाँ ग्लूटाथोन रिसेप्टर पर प्रॉपर जाकर वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसे फिजिकल एक्टिविटीज लोअर योर ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी क्या काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। तो फिजिकल
एक्टिविटी करना भी जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि अब इसके बाद हम क्या करें, ठीक है ना। इसके बाद आता है इंसुलिन थेरेपी की बात करते हैं, ठीक है। इंसुलिन थेरेपी जो बंदा है वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित है, इन्फेक्टेड है, अफेक्ट है, तो उस बंदे को इंसुलिन थेरेपी देते हैं, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस मस्ट नीड टू इंसुलिन। मैनी पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस आल्सो नीड टू इंसुलिन थेरेपी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंसुलिन थेरेपी की जरूरत किस में होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में होती है, क्योंकि इस टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन का प्रोडक्शन की रेट जो होती है कम हो जाती है, समझ में आना। तो उसमें हमें इमीडिएट इंसुलिन थेरेपी देना पड़ता है, ठीक गाइस। अब आते हैं अपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक क्या होता है गाइस, हाइपो मतलब कमी होता है, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता हो, ठीक है ना। जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई ड्रग है तो इसका क्या बोलते हैं, मेटफॉर्मिन, ठीक है ना। मेटफॉर्मिन क्या काम करता है, इज गिवन बाय ओरली जनरली इन फर्स्ट ड्रग प्रिस्क्राइब फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में मेटफॉर्मिन दिया जाता है, समझ में आएगा इस मेटफॉर्मिन हुआ। उसके बाद आते हैं लास्ट, अपने पास ऑप्शन कोई बचता है तो जो पेंक्रियास का ट्रांसप्लांटेशन करना है। इन सम पीपल हु हैव अ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जो पेंक्रियास ट्रांसप्लांट में बी एन ऑप्शन, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसको बीटा सेल काम ही नहीं कर रहा है, पेंक्रियास काम ही नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं गाइस, लास्ट ऑप्शन है कि हम पेंक्रियास ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इससे ज़्यादा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो बस गाइस इतना ही है हमारे पास। आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप अगर देखते हैं, जहाँ तक की बात है, आप नर्सिंग के एग्जाम में देख लीजिए, आप बीपीटी दे हो, एमबीबीएस हो, आप ये हर एग्जाम में ये मेडिसिन जिसका सब्जेक्ट हो, ठीक है, मेडिसिन सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, समझ में आया। तो इसे करना बहुत जरूरी है गाइस, और ये हमारे डेली लाइफ में, हमारे परिवार में किसी को हो, उसके नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है गाइस। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कैसे कैसे चेक करते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये मेरा यूट्यूब चैनल है ऑल आउट फिजियन मेडिकल, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और माय यूट्यूब चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि आपके लिए ऐसे ही नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।